हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज है सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज में हम लोग लाइफ को इंप्रूव करने की बातें करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की बातें कम करते हैं और ओवरऑल हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो आज का अपना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हर किसी के माइंड में रहता है कि रिच कैसे बने। तो यहाँ पर हाउ टू मेक 100 करोड़ रुपीज। तो 100 करोड़ बनाने के लिए जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अपनी बेसिक हैबिट्स हैं, जो बेसिक्स हैं किसी भी फील्ड में आगे बढ़ के 100 करोड़ कमाने के लिए, तो मैं वो 5 बातों की बात करूंगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इन 5 में से एक भी पार्ट अगर मिसिंग हुआ तो हम 100 करोड़ बनाने की तरफ नहीं जा सकते। मैं 100 करोड़ की बातें इसलिए करता हूं क्योंकि 100 करोड़ अगर हमारे पास हैं तो हम लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में भी आगे जा सकते हैं, हम रिलीजियस एक्टिविटीज में भी आगे जा सकते हैं, हम देश की हेल्प करने में भी आगे जा सकते हैं, हम पुअर की हेल्प करने में भी आगे जा सकते हैं, हम इस समाज को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जितने भी लूट मार के भी केसेस होते हैं ना, वो पैसों की कमी में ही होते हैं। जब उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर नोटिफिकेशन मींस प्रेस करके जब नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है। और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलना, क्योंकि लाइफ को बेटर बनाने का सिर्फ जो राइट है वो अपना नहीं है, वो इस पूरी सोसाइटी को बेटर बनाने की बात है। तो यहां पर जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अगर हमारे पास ऑलरेडी हैं तो वापस से रिवाइज हो जाएंगे, नहीं है तो एक एक करके हमें उन हैबिट्स को डेवलप करना है। क्योंकि रिच बनने के लिए, 100 करोड़ कमाने के लिए 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 100 करोड़। तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि क्या हम 100 करोड़ के बारे में सोचते हैं। तो काफी मींस मोर देन 95% केसेस में यही आता है कि 100 करोड़ की फिगर नहीं आती। विवेक भाई 100 करोड़ आएंगे कैसे? तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 करोड़ सोचने के लिए ईश्वर, अल्लाह, गुरु, जीसस कोई हमसे किसी तरह की कंडीशंस नहीं रखते। वी कैन थिंक अबाउट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जब हम जिस पॉइंट को सोचना शुरू करते हैं फाइनली हमें लाइफ में वो चीजें मिल जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी चीज को शिद्दत के साथ सोचते हो और वो चीज ना मिले। लेकिन सोचने के बाद में बाकी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स होंगे। लेकिन जैसे सोचने की बात हम करते हैं तो वॉरेन बफेट जी की एक कोट आपने हमेशा पढ़ी होगी, सुनी होगी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट आई हैड नेवर एनी डाउट अबाउट दैट आई एम गोइंग टू बिकम सुपर रिच। तो उनके माइंड में ये चीज बचपन से ही थी कि वो सुपर रिच बनेंगे बनेंगे बनेंगे, क्योंकि उनको शायद इस चीज का एहसास था। उनको अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। उनको इस बात का पता था कि जो इंसान सोचना शुरू करता है किसी पर्टिकुलर बात के बारे में, माइंड उन्हीं चीजों के बारे में प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जितनी भी चीजें वो सुनता है वो कहीं ना कहीं उसी बात से कोरिलेट करता है। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको अपने पास रख के प्रोसेस करता है, बाकी को निकाल कर फेंक देता है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 100 करोड़ की मैं 100 करोड़ का बनने वाला हूं। आई एम गोइंग टू हैव 100 करोड़ इन नियर फ्यूचर। और इस चीज को जैसे द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है, इसको कहीं पर लिख लो, इसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो, इसको सोचना शुरू करो, इसको इमेजिन करना शुरू करो। और लिखना कैसे है? लिखने का सिंपल सा तरीका है, आई हैव 100 करोड़ रुपीज ऑफ नेट वर्थ एज ऑन 31 दिसंबर 2040 या 31 दिसंबर 2050, जो भी आप लिखना चाहो। एंड आई हैव करके लिखना है, मींस फ्यूचर डेट में प्रेजेंट टेंस में लिखना है। उसके नीचे लिखना है आई एम एंजॉइंग दिस वेल्थ एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड, थैंक यू कृष्णा, जिसको भी आप थैंक यू बोलना चाहें। तो ये एक का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है अपने माइंड को क्लटर नहीं करने देना, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से हटाना, अपने माइंड को एक जगह लेकर आना। और डिस्ट्रैक्शन किस किस तरह के हो सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन यहां पर 2-3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले जो हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों की लाइफ के बारे में सोचने की बात कर रहा हूं। जैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि
अगर सपोज हमारे किसी फ्रेंड ने हमें कुछ बोला या उसकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी या उनकी मदर ने कुछ बात बोल दी, हम किसी के घर गए, वहां जाकर हमें अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि शायद हॉस्पिटैलिटी उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी हो सकती थी, या फिर हम ये बात सोच रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने पैसे कैसे कमाए, या फिर हम ये बात सोच रहे हैं कि यहां पर धीरू भाई अंबानी ने कैसे कमाए, उनके साथ क्या कंडीशंस थी क्या नहीं थी। यहां पर हमें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमें अपने माइंड में दूसरे लोगों को रखना बंद करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड में खुद को रखना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तब तक हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को इंप्रूव करने के लिए खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी कमियों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको इंप्रूव करने के बारे में सोचना पड़ेगा। यहां पर दूसरों के बारे में सोचने से बात नहीं बनती। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल है कि हमें कभी भी दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सपोज किसी ने यहां पर कोई बड़ी गाड़ी परचेज की, से फॉर एग्जांपल एनी कार, लैंड रोवर की अगर हम बात करते हैं, और हमारे माइंड में आए कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है, उसने परचेज की है, मुझे भी परचेज करनी चाहिए, मैं भी परचेज कर सकता हूं। लेकिन यहां पर जो उसकी कंडीशंस हैं और जो हमारी कंडीशंस हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिसने लैंड रोवर परचेज की, अब हमने अपनी लिमिटेशंस लगा दी। हमारी लिमिटेशंस कहां तक लग गई? हमारी लिमिटेशंस लग गई यहां पर कि हम लैंड रोवर लेंगे, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली सोचते तो शायद हम उससे भी बड़ी गाड़ी ले सकते थे, शायद हम मींस जो भी उससे बहुत बेटर कार्स हैं शायद हम वो ले सकते थे, शायद हम हेलीकॉप्टर ले सकते थे, शायद हम प्राइवेट जेट ले सकते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए एक छोटे लेवल तक। तो जब भी हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जितनी अहमियत उस इंसान की है जिससे कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को उस लिमिटेशंस तक ले आते हैं और उससे ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो यहां पर इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करने की जरूरत है। यहां पर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर क्या बताया कि हमें 100 करोड़ के बारे में सोचने की जरूरत है। 100 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, यहां पर 10,000 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख करोड़ भी हो सकता है। दैट इज योर विश कि आप कितना सोचना शुरू करते हैं। सेकंड, यहां पर डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से बचना है। यहां पर जब तक डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचेंगे, दूसरों से कंपेयर करने से नहीं बचेंगे, हम अपने आप में एक लिमिट सेट कर लेंगे जो लिमिट कभी भी अच्छी नहीं है, किसी के भी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे सपोज हमने किसी की हैंडराइटिंग देखी, वाओ हमारी हैंडराइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छी हैंडराइटिंग हो सकती है और उससे भी अच्छी हैंडराइटिंग हो सकती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंटली ये सोचना है क्या ये मेरे लिए जरूरी है टू हैव ए वेरी नाइस हैंडराइटिंग। और अगर अपनी फेयर हैंडराइटिंग रखना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारा काम ऐसा नहीं है, तो उसके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर कोई अच्छा गाता है तो जरूरी नहीं है आप भी ये सोचो कि यार मैं भी इतना अच्छा गाऊं, वो उसका प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। तो यहां पर ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास क्या है। तो फोकस ऑन व्हाट वी हैव, डोंट फोकस ऑन व्हाट वी डोंट हैव। तो यहां पर हमारे पास क्या अवेलेबल है ऑलरेडी, उसकी हेल्प से कैसे रिच बनना है, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो चीजें नहीं होती हम उसकी तरफ ज्यादा फोकस करते हैं और जो चीज हमारे पास होती है हम वहां से फोकस हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिच पीपल एवरी बिजनेस में है, एवरी फील्ड में है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे उनके पास सिर्फ 10, 12, 15 लोगों की टीम है, चाहे उनके पास 10,000 लोगों की टीम है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस व्हाट इज द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पीपल। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बिजनेस में है। देखो अगर आप रिच लोगों की बात करोगे तो टेक्सटाइल में भी रिच लोग हैं, सीमेंट में भी रिच लोग हैं, स्टील में भी रिच पीपल हैं, पैकेजिंग फूड्स में भी रिच पीपल हैं, एफएमसीजी में भी हैं, फार्मा में भी हैं और टेलीकॉम में भी हैं। जहां और अगर हम प्रोफेशन की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, तो
जो आईज स्पेशलिस्ट हैं वो भी रिच हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो भी रिच हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं वो भी रिच हैं, और जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी रिच हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहुत सारे रिच हैं, लॉयर्स भी बहुत सारे रिच हैं, और आर्किटेक्ट्स भी बहुत सारे रिच हैं। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर रिच लोग नहीं होते हो। समटाइम्स क्या होता है, हम किसी को देखते हैं, अच्छा इसने इस बिजनेस को करके रिच बनाया तो हम भी इसी बिजनेस को करते हैं। ऐसा नहीं है, उसने उस बिजनेस को किया, वो रिच बना, तो जरूरी नहीं है हम भी उस बिजनेस को करें और हम भी रिच बन जाएं। हो सकता है हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो अभी तक के गैदर किए हुए, एक्वायर किए हुए स्किल्स हैं, उस बिजनेस को सपोर्ट ना करते हो। तो यहां पर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि दूसरे लोग किस बिजनेस से रिच बने हैं, हमें खुद से देखना पड़ेगा हम किस फील्ड में अच्छे हैं। तो अगर सपोज हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है रिच बनने के लिए को अपनी जॉब को छोड़ के बिजनेस किया जाए क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ऐसे किया हो। हम उस करंट जॉब में रहकर भी रिच बन सकते हैं। वो रिच कैसे बनेंगे, वो रिच बनने के लिए हमें उसी फील्ड में आगे जाना पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि उस फील्ड में जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें भी तो वर्टिकल हेड होते हैं, उसमें भी तो सीएफओ होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो वहां भी तो ऑपरेशंस हेड होते हैं। अगर आप कंपनी के पूरे ओवरऑल सीईओ तो वहां पर भी तो टॉप पोस्टिंग्स होती हैं, टॉप जॉब्स होती हैं। और उसी फील्ड में उससे बड़ी कंपनीज भी होती हैं जहां पर इंडिया हेड्स होते हैं, उससे बड़ी जॉब भी होती है जहां एशिया हेड्स होते हैं, उससे बड़ी जॉब भी होती है जहां पर हम ग्लोबल हेड होते हैं। तो हमें इस चीज पर ध्यान करना है, हमारे पास अवेलेबल क्या है। जो चीज अवेलेबल है उसके हिसाब से काम करो, जो चीज अवेलेबल नहीं है हमारे पास उस तरफ फोकस मत करो। सिर्फ जो अवेलेबल है उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस चीज को मैं नेक्स्ट टाइम आपको अभी नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। तो यहां पर 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है जो चीज अवेलेबल है उसमें आगे बढ़ना, उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना, उसमें प्रोफेशनल्स को हायर करना और अपनी एक टीम तैयार करना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहां पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो आप एक बड़ी कंपनी के ओनर हो सकते हो। अगर आप बड़ी कंपनी के ओनर हो तो आपको एक टीम तैयार करनी चाहिए जो इनोवेटिव हो, जो एग्जिस्टिंग आपके प्रोडक्ट्स हैं उसी में आगे बढ़ें, उसी को इंप्रूव करें। दूसरा बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम उसी को इंप्रूव करना बंद कर देंगे, स्किल्स डेवलप करना बंद कर देंगे, इनोवेशंस बंद कर देंगे, तो हम वहां पर कोलैप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिका, कोडेक एंड नोकिया, यहां पर इन तीनों के ये एक क्लासिक एग्जांपल्स हैं। तो कोनिका और कोडेक का कहना यही था कि नहीं, हम तो जो रील वाले फोटोग्राफ्स होते हैं वही चलाएंगे, डिजिटल्स में नहीं जाएंगे। तो इनोवेशंस की यहां पर प्रॉब्लम थी, स्किल्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स थी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की जरूरत थी। उनको दूसरे किसी न्यू प्रोडक्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको एग्जिस्टिंग व्हाट वाज अवेलेबल उसी में आगे अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत थी। यहां पर चेंज करने की जरूरत किस चीज से, किस तरीके से थी? साइडवेज जाने की जरूरत नहीं थी। जो काम करते हैं उसी को बेटर करने की जरूरत थी। एक्वायरिंग मोर नॉलेज, बाय हायरिंग मोर पीपल जो डिजिटल फील्ड में काम कर रहे होंगे उस टाइम पर एडवांस तरीके से। तो सेम चीज हमारी सर्विस के केस में भी होती है। सर्विस में अगर आप किसी फील्ड में हो, जैसे मैंने एक अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया था जो फाइनेंस में काम करते हैं, अगर आप एक बीकॉम हैं तो यहां पर एमबीए फाइनेंस करो, एमबीए फाइनेंस है तो उसके बाद में एक और आगे जाकर डिग्री ले लो, अपने ही फील्ड में आगे बढ़ो। अपने ही फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। 1-1 साल के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। और अगर हम आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से, आईएसबी से या बाकी किसी इंस्टीट्यूट से अगर हम 1-1 ईयर के 2-3 अगर हमने कर लिए ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स, तो हमें टॉप तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। जो अवेलेबल है उसमें स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। और एप्पल क्यों आगे बढ़ता जाता है? क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट निकाला था उसके बाद में एवरी न्यू ईयर दे डू लॉन्च 1 न्यू प्रोडक्ट, और जो पिछले वाले से ज्यादा बेटर होता है। तो यहां पर पिछले वाले से बेटर होना बहुत जरूरी है, अपने आप को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जिस फील्ड में है उसी में इंप्रूव करने की जरूरत है, अलग जाने की जरूरत नहीं है। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया ने कंस्ट्रक्शन का काम किया तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसे हैं। अगर आप आर्किटेक्चर हैं तो आर्किटेक्ट का ही काम करें, अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर में ही ज्यादा बेटर कैसे हो सकते हैं। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए शायद यू नीड टू हैव मच मोर नेटवर्क ऑफ बिग पीपल। तो उस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, उस चीज पर काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले
हमें रिच बनना है, बड़ी फिगर सोचनी है, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इसके बारे में सोचना है, ये सोचना शुरू करना है, माइंड में इस चीज को परसीव करना शुरू करना है, मैनिफेस्ट करना शुरू करना है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल बुक है वो है आपके लिए द सीक्रेट। द सीक्रेट को यहां पर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को एक बार नहीं 4-5 बार रीड करो। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, शायद बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आती हो, लेकिन क्योंकि आप मेरी हिंदी की वीडियोस देख रहे हैं तो आपको हिंदी आती होगी, तो हिंदी में देखना बेटर है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और सेकंड पॉइंट आता है कि यहां पर डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से बचना है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जो अपना फील्ड है उसी में हमें आगे बढ़ना है, अपने फील्ड में आगे मींस जो अवेलेबल है उसी पर फोकस करना है, जो अवेलेबल नहीं है उसको हमें इग्नोर करना है। फोर्थ पॉइंट है जो अवेलेबल है उसी में फर्दर आगे बढ़ने के लिए स्किल्स डेवलप करने हैं, अपने आप को उस फील्ड में टॉप क्लास प्रोफेशनल बनाना है। और अगर हम बिजनेस में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अपने साथ टॉप क्लास लोगों को ही हायर करना है। जो टीम होती है ना, वो टीम आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार होनी चाहिए, अदरवाइज हम अपने आप को डाउनग्रेड कर लेंगे। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को अपनी टीम में हायर करते हैं तो वो अगर आपसे ज्यादा समझदार है तो शायद कुछ इनपुट देगा, और अगर नहीं है तो शायद आप ही सिखाते हुए रह जाओगे, और जिस दिन आप उसको कंप्लीटली सिखा दोगे उस दिन शायद वो गायब हो जाएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान करने की। सबसे लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर इन चारों पॉइंट्स को कंसीडर करके इनको एज इट इज इंप्लीमेंट कर भी लिया गया, उसके बाद में अगर फिफ्थ पॉइंट नहीं आपने किया तो ये सारे बेकार हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है ईश्वर का ध्यान करना, योग करना, यहां पर चैंटिंग करना, मंत्रों का जाप करना। इसके बिना ये चार के चार बेकार हो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इस पूरे वर्ल्ड में अच्छे से फैली हुई है। हमने बहुत सारे काम पास्ट में ऐसे किए हुए होंगे जिनकी वजह से हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर वाले कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स छोड़ रहे होंगे, और जाने अनजाने में जो बिल्कुल ही अनजान लोग हैं, शायद जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी नहीं चाहते होंगे कि हम आगे बढ़ें, इस फील्ड में आगे बढ़ें और हम रिच बने। तो उन सब चीजों से बचने के लिए डेली बेसिस पर चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर चैंटिंग करने से एक तो जो हमारे सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, साथ में एक पॉजिटिव माहौल बनता है। बिना ईश्वरीय ताकत के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बिना ईश्वरीय ताकत के आज तक सब कुछ हुआ होता तो हम आज भी जिस लेवल पर हैं उससे बहुत ऊपर होते, लेकिन हम उतने ऊपर नहीं हैं, तभी हम और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जिस लेवल पर जाने के बारे में सोच रहे हैं हम उस लेवल पर नहीं हैं, वो इसीलिए नहीं है, कहीं ना कहीं चैंटिंग की कमी है, ईश्वरीय ताकत की कमी है, यहां पर भगवान के साथ की कमी है। तो यहां पर डेली बेसिस पर चैंटिंग करनी है। अब चैंटिंग कौन सी करनी है, मेरा जो कहना है इस चीज को लेकर मैं बहुत स्पेसिफिक हूं। अगर एनर्जी चाहिए महामृत्युंजय मंत्र चैंट करो, अगर अपने आपको काम डाउन करना है तो गायत्री मंत्र का चैंट करो, उन मंत्रों का जाप करो, अगर सब कुछ मेंटेन करना है तो ओम नमः शिवाय का चैंट करो। और कितना चैंटिंग करना चाहिए, मेरा कहना है कम से कम 1 घंटा, मैक्सिमम 3 आवर्स, 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में कभी भी जितने मर्जी पार्ट्स में 20-20 मिनट करके, 30-30 मिनट्स करके, ड्राइव करते हुए, नहाते हुए, या फिर किचन में काम करते हुए, कपड़े धोते हुए, जब भी जैसे भी आप, और जितना ज्यादा आप एक जगह रिलैक्स होकर बैठकर चैंट कर पाओगे ईश्वरीय ताकत उतनी ज्यादा मिलेगी। अगर ईश्वरीय ताकत का रोल देखना है तो मार्क जुकरबर्ग का एंड स्टीव जॉब्स की एक बार लाइफ पढ़ लेना कि वो इंडिया में किस तरीके से आए थे, कौन से मंदिर में गए थे, वहां उनको क्या मिला था, और उसके बाद में जब वो वापस अपने घर गए उन्होंने कितने मिरेकल्स किए। तो ये मिरेकल्स लाइफ में होते हैं ईश्वरीय ताकत के साथ से बहुत ज्यादा स्पीड से होते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा। यहां पर कोई भी फील्ड आपको रिच बनाने में सक्षम है, कोई भी फील्ड आपको बेकार बनाने में सक्षम है। हमें ध्यान रखना है, इन 5 पॉइंट्स को सेम सीक्वेंस में ध्यान में रख के नोट डाउन कर लेना, पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इंप्लीमेंट करना, आगे बढ़ेंगे, सब रिच बनेंगे। इस हिंदुस्तान को रिच बनाना है। यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ऑलरेडी रिच है कौन नहीं है, हम जीरो से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर जीरो से आगे बढ़ने की एक और कहानी सुननी है तो जो टेस्ला के ओनर्स हैं ना, उनकी बात सुन लेना। यहां पर आपको
समझ में आ जाएगा। वे यहां पर धीरू भाई अंबानी की भी बात सुन लेना, यहां पर एग्जांपल्स की कमी नहीं है। ये एग्जांपल्स क्यों क्रिएट होते हैं? ये एग्जांपल्स इसलिए क्रिएट होते हैं कि जो रिच नहीं है वो रिच बन सकें, और जो रिच हैं वो रिच सस्टेन रह सकें। जितना ज्यादा फाइनेंशियली इस पूरे वर्ल्ड में यहां पर खुशियां होंगी, यहां पर पर्याप्त मात्रा में मींस एडवोकेसी में अगर यहां पर कैपिटलिज्म बनेगा, सब रिच रहेंगे, सबके पास पैसा होगा, उतना कम क्राइम होगा, उतनी ही फालतू की बातें कम होंगी, उतना समाज अच्छा होगा, उतनी ही साफ सफाई रख पाएंगे, उतनी ही ज्यादा मशीन्स लग पाएंगी साफ सफाई करने में, हमारी नदियां भी अच्छी होंगी, हमारी एयर भी अच्छी होंगी। एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि यूएस में जो वाटर है, जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, जो एयर है, वो क्लीन क्यों है, और इंडिया में ये दोनों तीनों चीजें गंदी क्यों हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। और लैक ऑफ मनी का मतलब है एवरी इंडिविजुअल के पास पैसे की कमी होना। ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा टैक्स देंगे, गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, ज्यादा अच्छी एजुकेशन होगी, ज्यादा अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। लाइफ को बेटर बनाएंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।